हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप जो गाय भैंस है उसकी जेर निकालने के बाद में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी इन्फेक्शन से यदि आप अपनी गाय भैंस को बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि आपकी गाय भैंस की जब जेर निकलाते हैं तो उसके बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। इस तरह के कमेंट्स एक आ रहा था कि सर जो मेरी गाय को किसी वेटरनरियन ने जो हाथ से जेर निकाली और उसकी 10 दिन बाद में उसकी डेथ हो गई। किसी विशेषज्ञ जो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि उसको इन्फेक्शन हो गया था जेर निकालने के बाद में। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका क्या कारण है और इसका क्या इलाज है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसका क्या कारण है, क्या इलाज करना चाहिए। तो वीडियो को आप स्किप करके मैं देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं जितने भी जो पशुपालक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी जो गाय भैंस है, यदि आपकी जैसे यदि डिलीवरी होती है उसे 6 से 8 या 12 घंटे के अंतराल में यदि आपकी गाय भैंस जेर डाल देती है तो ठीक है, नहीं डालती है तो आप नज़दीक जो पशु चिकित्सक है उसकी सलाह लेते हैं। तो वो सलाह लेते हैं तो या तो कई बार इंजेक्शन लगाते हैं या कोई टेबलेट या कोई लिक्विड देते हैं। उसके बाद में यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है तो उसकी जेर हाथ से निकाली जाती है। और जब देखो हाथ से जेर निकाली जाती है तब वेटरनरियन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, वहाँ पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जाती। यदि आप जेर निकालने के दौरान यदि थोड़ी लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है कि कई पशु ऐसे सेंसिटिव होते हैं जिनमें इन्फेक्शन इतना तेज़ होता है कि रिकवरी लेने का भी चांस नहीं आपको मिल पाता है। तो फील्ड के अंतर्गत हम इस तरह के केस देखते भी हैं। देखो, सबसे पहले बताता हूं कि जब यदि आप अपने पशु की यदि जेर निकलवाते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ अच्छी तरह से धोए हुए हों, हाथ में ग्लव्स हों। ये मेन बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। जो जितने भी जो नए वेटरनरियन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ग्लव्स हों, साबुन का प्रयोग करना होना चाहिए। ग्लव्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ग्लव्स के ऊपर इस तरह के जो लिक्विड होता है जिससे कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। यदि वैसा भी नहीं होता है तो भी आप उसे साबुन से धो करके और फिर आप प्रयोग कर सकते हैं, या उसके बाद में आपको हाथ से जेर निकाल सकते हैं। यदि जेर जब हाथ से निकालते हैं, यदि आपसे पूरी जेर नहीं आ पाती है तो आप पशुपालक को कह सकते हैं कि जेर पूरी नहीं निकली है। फिर उसके अंदर आपको कुछ इस तरह की जो बोलस आती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से बोलस आती है, जिस प्रकार से ये फ्यूरेक्स बोलस है जो आपको दिख रहा है, ये फ्यूरेक्स बोलस है जिसके अंदर साल्ट है नाइट्रोफ्यूराजोन एंड यूरिया। इस तरह की जो ये बोलस आती हैं उसके अंदर आपको ये 4 बोलस, जिस तरह से ये 4 बोलस है, बहुत सी कंपनी आती हैं, ये 4 बोलस यानी 2 बोलस एक हॉर्न में, 2 बोलस एक हॉर्न, दोनों हॉर्न में आपको 2-2 बोलस आपको छोड़नी है। यानी 4 बोलस आपको एक साथ उस पशु को छोड़ देनी है ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो। ये तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये तो आपको करना ही करना होगा। यदि किसी के पास यदि बोलस नहीं है तो लिक्विड का भी प्रयोग कर सकता है, जिस तरह से उसमें बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो, कोई इन्फेक्टेड न हो, किसी तरह की आगे दिक्कत न हो। ये तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको करनी ही करनी होगी। और जो जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं उनको आपके पशुओं पर करवानी ही होगी। ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको उस पशु को इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत होती है टिटनस की। टीटी की वैक्सीन उस पशु को ज़रूर लगवानी चाहिए। टीटी की वैक्सीन जो मैंने एक वीडियो भी ऐसी बनाई थी इस तरह की, उसमें मैंने बताया था। तो टीटी की वैक्सीन जिस प्रकार टीटी का सीरम आता है टिटनस का, वो 5 ml इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को लगवा देना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपका पशु सेफ रहेगा यदि आप उस पशु को लगवाएंगे तो। साथ ही साथ जब यदि आप उसमें पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, जब यदि आप उस पशु की जेर निकलवाते हैं, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक प्लेसेंटा निकालने के बाद में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है, इन्फेक्शन होने से बचाती है। तो उसके लिए आप जिस प्रकार से DCR है, डाइक्रिस्टिन या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन है, इसका प्रयोग आप 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम या 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक आप इनका प्रयोग इंट्रामस्कुलर उस पशु में करवाना है यदि आपको उस पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन से बचाना है। तो साथ ही साथ इसके अंतर्गत CPM यानी क्लोरफेनिरमाइन मेलेट का रोल होता है। तो CPM आप जिस प्रकार से कैडिस्टिन है, इसका प्रयोग आप 10 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा देना चाहिए ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो।
रही बात इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो पशु में जिस प्रकार से कई इस प्रकार के जो निमोस्लाइड हैं या अदर जो इंजेक्शन है उसकी बजाय आपको नॉर्मल मिलोक्सिकेम इंजेक्शन लगाना चाहिए। नॉर्मल मिलोक्सिकेम इंजेक्शन क्या करता है कि कई बार यदि आपके पशु में ये जे निकलाते हैं तो उसमें कई बार आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, कल्च ना स्टार्ट न करे, किसी तरह की कोई इस तरह का दर्द महसूस न हो, तो आप उसे नॉर्मल मिलोक्सिकेम इंजेक्शन जिस प्रकार से मिलोनेक्स आता है जिसके अंदर साल्ट हो मिलोक्सिकेम, वह इंजेक्शन 15 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा सकते हैं। ज़्यादा आपको भारी इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग इसमें जे निकलवाने में नहीं करना है। ये इंजेक्शन क्या कहते हैं कि आपको शुरुआत में जैसे है उसमें आपको लगवा देने हैं। साथ ही साथ उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन का जरूर प्रयोग करना है, जिसके अंतर्गत आप फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं या विटामिन का भी, जिस प्रकार से ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है उसका आप 10 से 15 ml भी आप इंट्रामस्कुलर प्रयोग करवा सकते हैं। देखो ये तो आपको करवाना ही करवाना है यदि आप उस पशु की जेर निकलवाते हैं हाथ से जब जेर निकलवाते हैं यदि पूरी जेर नहीं गिरी है, आपको यदि कुछ डाउट है तो आप उस पशु को लगातार 3 दिन पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न हो। अब और कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इस तरह कमेंट आ सकते हैं कि सर पेनिसिलिन ग्रुप की हम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो पशु का दूध जल जाता है। बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत दूध का प्रभाव पड़ेगा जिससे क्या है कि 2-3 दिन के अंतर्गत आपके पशु का वैसे ही दूध रिकवरी ले लेगा। ऐसा नहीं है कि दूध पूरा जला देगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 दिन में आपका पशु वैसे के वैसे जो पुराना तरह से दूध दे रहा है वैसे आपका पशु दूध स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपको जे निकलाने के दौरान आपको एक तो टीटी की वैक्सीन, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना है। साथ साथ उस पशुपालक को आप यूटेरिनिक टॉनिक आते हैं, यूटेराइन टॉनिक, उनका प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवाना है ताकि इंटरनल इन्फेक्शन न फैले। चाहे यदि जेर पूरी निकल गई है तो भी आप करवा सकते हैं। जिस प्रकार से बहुत से इस प्रकार की कंपनियों के आते हैं, यूटेरोटोन है या अदर जो कंपनियों के आते हैं अच्छे ब्रांड के, वह आप 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी गाय या भैंस के अंदर कोई मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा की शिकायत न हो, रिपीट ब्लीडिंग की शिकायत न हो और आपका पशु सेफ रहे। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका। जिस तरह से जो मैंने ट्रीटमेंट बताया इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। बट जब यदि आपका पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके यदि कई ऐसे जो वेटरनेरियन है जो इतनी लापरवाही बरतते हैं कि जेर निकलने में उनसे जेर पूरी नहीं निकलती है, कोलाइड से तोड़ लेते हैं, अंदर से इन्फेक्टेड कर देते हैं पशु को, उसके बाद में कई बार वो पशु की डेथ हो जाती है। डेथ नहीं, बाद में इन्फेक्टेड इस तरह का हो जाता है कि पशु रिकवरी नहीं ले पाता और धीरे धीरे पशु की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे आपके पशु में इन्फेक्शन होता जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ा खतरा है पशु की जेर निकालने में, डिलीवरी होने के बाद में नहीं, जेर निकालने में सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जेर निकालते समय बहुत ही सावधानी पशु की रखनी है यदि आप अपने पशु को बचाना है तो। अब जब यदि आपके पशु में तो है आपको रखना, इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो उसके अंदर आप जो सेफ्टी फॉर सोडियम है इस तरह के एंटीबायोटिक का प्रयोग उस पशु में करवाया जाता है। या आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके अंतर्गत आपको जो मैंने जो एंटीबायोटिक बताई है सेफ्टी फॉर, उसका प्रयोग किया जाता है। वो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती है। ये वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।